सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। बुआ जी आपको प्रणाम और आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, खुश रहो और ढेर सारा स्वागत, प्यार, स्नेह हमारे सभी श्रोताओं को, खासतौर से मंजू बिटिया को भी भाई जी। और ढेर सारे विषय लेकर हाजिर है मंजू बिटिया आज तो। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे विषय हैं और इसमें सबसे पहली जो बात है वो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस है आज, तो उसकी हम बात करेंगे। ये बात तो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी ढेर सारी बधाई सभी को, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और बहुत सारे हमारे साथी बचपन में चले गए हैं किस तरह से, और वाकई हमें भी याद आ रहा है कि हम लोग एक छोटा सा झंडा जो है पिन के माध्यम से लगा लेते थे स्वेटर पर, क्योंकि इस समय थोड़ी ठंड भी रहती थी, तो बड़े गर्व से उसी समय बहुत गर्व महसूस होता था। तो इस पर चर्चा करेंगे साथ में। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है आज जी। हाँ, और बुआ जी जब हम है ना हवाई यात्रा करते हैं ना तभी थोड़ा गर्व खुश हो जाता है ना, गर्व महसूस हो जाता है ना, जैसे लगता है कि सारी जो हवा है शुद्ध वाली वो अपने फेफड़े में ही भर रही है, हाँ। है ना? और यहाँ से बैठे और 1 घंटे में या 1.5 घंटे में तुरंत अपने डेस्टिनेशन पर, जगह पर पहुंच गए, तो इस बात की भी बड़ी खुशी होती है। अभी निकले थे, अभी पहुंच गए। सही बात है। और पहले सुनते थे कि हाँ भाई उनके पास बहुत सुविधा है, वो तैयार हुए और सीधे ऐसे गए हवाई जहाज से और वहाँ सीधे पार्टी में पहुंच गए। और हम लोग तो ऐसे लेके ट्रेन में जाते थे। खैर समय बदला, घूमने की जो है वो चाहत अभी भी है। तो आज चलेंगे पर्यटन स्थल में हम गोरम घाट। हाँ बिल्कुल, गोरम घाट की हम यात्रा करेंगे और इसके अलावा कुछ और पिछले दिनों को भी हम याद करेंगे। हाँ, जब क्या करते थे हम कि इलेक्ट्रिक प्रेस नहीं थी तो कैसे करते थे उस समय कपड़ों पे आयरन। लेकिन एक बात बताएं, हाँ? थोड़ा सा और पहले हमारे साथी नहीं गए, इस बात का थोड़ा सा अभी हमें मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा। सबने वो कोयले वाले प्रेस की बात की है, जबकि हम लोगों ने तो भाई वो समय भी देखा है जब वो भी नहीं था हमारे पास। तो जो स्कूल होता था, विद्यालय में हम लोग दुपट्टा भी पहनते थे सूती, तो उसको तह लगा के गद्दे के नीचे रख दिया जाता था। और गद्दे में भी फिर धूल न लग जाए तो उसको कागज़ के बीच में रखते थे। तकिया के नीचे छोटा कपड़ा हो तो रख लिया जाता था। तो हम लोगों ने इस तरह से भी किया है। मतलब आयरन तो करना ही नहीं होता था। हाँ। लेकिन जब खास ऐसे वही मौके होते थे और जैसे अपने के ना गर्व से सीना फुलाना हो तो अपने ऐसे करके जाते थे कड़क। तो ऐसे भी किया है। हाँ। बटलोई को, बटुआ जो होता था भारी वाला, हाँ। उसकी तली जिसकी भारी होती थी उसको अंगीठी पर रख के गर्म कर करके उसको रगड़ा जाता था। तो वो भी दिन हम लोगों ने देखे हैं। बुआ जी इसमें से कुछ बातें तो मेरे लिए भी काफी नई है। हाँ, तो मुझे भी सुनना अच्छा लग रहा है जरा। तो ऐसी और भी बातें हम करेंगे। पहले सबसे पहले सशस्त्र सेना झंडा दिवस, इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारे सैनिक जो हैं वो हमारे देश की ढाल होते हैं और देश को हर खतरे से वो बचाते हैं। सैनिक हमारे देश का गौरव भी होते हैं, वो देश की रक्षा करते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपनी ड्यूटी को निभाते हुए कई बार सैनिक अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, हंसते हंसते, बिल्कुल नहीं सोचते वो। जी हाँ, सेना झंडा दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देते हुए हमारे साथी यही लिख रहे हैं कि ये दिन देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। ये उन जाबाज सैनिकों को याद करने का दिन है जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए खुद को शहीद कर दिया। बिल्कुल, और हमारे देश के इन्हीं वीर सेनानियों की देखभाल सुनिश्चित करने और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। जी हाँ, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर का दिन। हमारे साथी फिर लिख रहे हैं कि उद्देश्य सशस्त्र सेनाओं को सेवानिवृत्त व शहीदों सैन्य कर्मियों के परिवार का कल्याण है। इंडियन आर्म फोर्स डे फ्लैग डे 2023 इस वर्ष भारत में 7 दिसंबर को इन्होंने वही लिखा है कि मनाया जा रहा है। तो उनके सम्मान में मनाया जाता है, उनकी याद की जाती है, उनके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है उसे व्यक्त करने का दिन है। और धन संग्रह करने का प्रयास होता है और ये झंडा जो है वो एक प्रतीक के तौर पर हम देते हैं लोगों को और उसके एवज में कोई उसकी राशि नहीं होती है। आप जितना मन से हो उतना दें, ताकि इसमें जो है ना 3 रंग जो हैं जो चिन्हित करते हैं, लाल रंग, गहरा नीला, हल्का नीला, ये तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करता है। तो फिर जाहिर है कि हम बताना चाहेंगे कि 1949 से प्रतिवर्ष ये दिवस हम मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस दिवस का एक उद्देश्य जवानों के प्रति आभार
प्रकट करना है और हम भी सभी सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जिन सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को न्योछावर किया है उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि एक राशि जो है वो इसमें इकट्ठी की जाती है, तो उसके उद्देश्य वैसे तो हमारे श्रोता ने कुछ बताए हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा और इस बारे में बताना चाहते हैं कि इसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला तो है कि युद्ध के समय हुई जो जनहानि होती है उसमें सहयोग देना है। दूसरा, सेना में कार्यरत कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण में सहयोग देना है। और तीसरा है सेवा निवृत्त कर्मियों को उनके परिवार के कल्याण हेतु इस राशि का उपयोग किया जाता है। वैसे कोई भी व्यक्ति इसमें अपना सहयोग दे सकता है। जी हाँ, कभी भी दे सकता है, लेकिन दिवस जो बना देते हैं तो जाहिर है कि हम भी मन से संकल्प लेते हैं, उस दिन कृतज्ञ होते हैं, याद करते हैं। हमारे साथी यही सब लिख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हमने बात की हैं वो साझा करते हुए एक साथी ने लिखा है, याद रहे हमेशा वीर सैनिक शहीदों की साहस भरी कहानी, सैन्य कर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता और सराहना है जता दी। जी, तो यही सब लिखा है। इन्होंने ये भी लिखा है कि ये दिवस थल सेना, नौसेना, वायुसेना के जवानों, उनके परिवार कल्याण के लिए है। और वही सारी बातें कि 2049 से लगातार मनाया जा रहा है। मदद करने का, आर्थिक रूप से मदद करने का ये मौका देता है ये दिवस जो है। ये हमारे साथी ने जो लिखा है ना, बचपन की बात एक ने याद ताज़ा करते हुए कहते हैं कि बचपन के स्कूल की याद ताज़ा हो जाती है। आज के दिन स्कूलों में सभी छात्रों से 50 पैसे के लगभग लिए जाते और एक छोटा सा झंडा दिया जाता था। उस छोटे से झंडे से एकत्र की गई राशि को सेना के ऊपर खर्च किया जाता है। यही बात लिखते हैं कि आज ये हमारे गर्व की बात है। बचपन में फ्लैग डे पर विद्यालय में पिन लगाकर एक झंडा मिला करता था। हम लोग कुछ पैसे उसके एवज में दिया करते थे। तब हम ये नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों है। लगभग प्रतिवर्ष ही आज के दिन ये कार्य होता था, लेकिन अब तो इसके उद्देश्य से परिचित हैं। और बुआ जी, कितना सुनहरा मौका होता है ये हमारे पास कि हम देश के प्रति और उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का। तो हमें भी थोड़ी सी इस दिन थोड़ी उदारता बतानी चाहिए और जितना हो सके सहयोग करना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन हमें अपना परचम फहराना है हर जगह पर, है ना। बिल्कुल सही बात है। और आज और खास दिवस है नागरिक उड्डयन दिवस अंतर्राष्ट्रीय, वो भी तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। ये भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, चलो उड़ा जाए उड़ा जाए। उससे पहले एक हमारे श्रोता की बात हम साझा कर लेते हैं। लिखती है कि आज मैं आपको मेरी पहली हवाई उड़ान की अनुभूति साझा करती हूँ। बचपन में कभी कभार आकाश में उड़ती हुई हवाई जहाज को देखकर मन उत्साहित हो उठता था। सपने में भी सोचा नहीं कि इस पर सैर करूंगी। शादी हुई, पतिदेव का ट्रेनिंग लंदन में और हमारी पहली हवाई जहाज का सफर आज भी भूले नहीं भूलती। सन 1994 की ये बात है। अब देखो भाई, अब सीधे चली गई लंदन। हाँ। ये तो और मजेदार बात है ना। बिल्कुल, कि अब उठी भी तो सीधे उड़ के चली गई वहाँ। तो ये और अच्छा लगा होगा कि हाँ। 7 समंदर पार पहुंच गई। तो ऐसा ही होता है। हवाई यात्रा अगर अचानक में इतनी लंबी यात्रा करो तो कभी कभी परेशानी का सबब भी बन जाती। इसके लिए पहले थोड़ी थोड़ी डोमेस्टिक नहीं भाई, देखो ऐसा है ना कि जो इन्हें मिला तो इनको तो वही बहुत अच्छा लगा ना। ये अच्छी बात है कि पहली बारी आप मार लीजिए छक्का ना, तो और अच्छा रहता है। तो आपको थोड़ी बहुत जो समस्या है वो पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो भाई इसी महत्व को बताने के लिए, उड्डयन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन की स्थापना की गई। और हर 4 साल में इस दिवस के लिए थीम भी स्थापित की जाती है। और 2023 की थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। हाँ बिल्कुल। और 1903 में राइट फ्लायर के आविष्कार के साथ विमानन की शुरुआत हुई। पहले विमान यात्रा न तो ज़्यादा सुलभ थी और न ही लोकप्रिय, लेकिन 1920 के दशक के बाद ये धीरे धीरे लोकप्रिय हुई। नागरिक उड्डयन बढ़ा और अपने स्वर्ण युग में इसने प्रवेश किया। अब दिन प्रतिदिन देखो, कहना चाहिए विकास की ओर बढ़ ही रहा है। और 1944 में शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO बनाया गया। और ये जो है ICAO ने हवाई क्षेत्र और विमान के संबंध में नियम स्थापित किए। पंजीकरण, सुरक्षा और स्थिरता के बारे में भी बात की गई इसमें, और उस पर बहुत सारे और काम हुए। जी, विमानन उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में भी इससे योगदान मिलता है। विमानन उद्योग लाखों लोगों के आवागमन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और देखो, आवागमन की बात होती है, सामान की आवाजाही होती है, तो जाहिर है कि जो हमारा आर्थिक विकास है उसमें भी गति मिलती है, तेजी से विकास होता है। जी, है ना। तो उद्योग आवाजाही के लिए भी आसान हो गया। कम समय में महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तुएं जो हैं वो भी जाने आने लगी। नहीं तो पहले जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं,
वो हमें दूर में नहीं मिलती थी, अब आप दूर से मंगवा सकते हैं, दूर तक भेज सकते हैं जी, है ना? बिल्कुल। और उड़ान हमारे दिल को भावनाओं से भर देती है और हमारे सफ़र को खुशगवार बनाती है। तो आज के दिन हम उड्डयन उद्योग में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और ये भी बात है कि हमारे प्रियजनों के बीच जो दूरियां हैं वो उड़ान भरते ही कुछ ही समय में ख़त्म होकर हमें उनसे मिला देती है। तो ये एक ऐसा उद्योग है जहाँ हर पल परफेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की स्थापना 94 में हुई है, ये हमारे साथी लिख रहे हैं। 50वीं वर्षगांठ की गतिविधियों के हिस्से के रूप में की गई थी। 1996 में ISAO की पहल के अनुसार और कनाडाई सरकार की सहायता से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर को ये मान्यता दी गई और मनाया जा रहा है ना? बिल्कुल। तो जब भी आपको हवाई यात्रा करने का मौका मिले ना, तो इस दिन को ज़रूर याद कीजिएगा, इन बातों को ज़रूर याद कीजिएगा और अपने आप को थोड़ा सा खुश महसूस कीजिएगा कि देखिए हमें मौका मिला है कि आज हम पर्रे से उड़ करके यहाँ से वहाँ पहुँच गए, है ना? बिल्कुल सही बात है। देखो, बहारों को कोई रोक नहीं सकता और अगर कुछ क्षण के लिए आप उन बहारों को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं तो चलिए गोरम घाट चलते हैं। गोरम घाट जो है वहाँ पर कुछ ऐसा ही नज़ारा है, मिला जुला सब कुछ खूबसूरत सा। राजस्थान के राजसमंद जिले के अरावली पर्वतमालाओं के बीच कामली घाट इलाके में स्थित है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोरम घाट। वैसे तो इतिहास में इसका बहुत ज़्यादा नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐतिहासिक महत्व के कुछ स्थान यहाँ पर हैं। यहाँ मंदिर हैं, पुरातात्विक स्मारक हैं और यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य जो है वो इसे बहुत अनुपम बनाता है। इसीलिए यहाँ हमें एक बार तो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रेल लाइन अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है और इस लाइन पर कई पुल हैं, बहुत सारे सुरंगें हैं। ये यात्रा हम सबको अरावली की पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य का दर्शन कराती है। गोरम घाट जो है रेल लाइन पर सबसे लोकप्रिय स्थान है खमनोर। तो खमनोर स्टेशन से गोरम घाट का जो है सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। हाँ बुआ जी, इतनी खूबसूरत ये जो जगह है और उसमें धीरे धीरे, क्योंकि चूंकि पहाड़ी इलाका है ना, तो ये जो रेल लाइन है ना, इस पर रेलगाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है और धीरे धीरे चलते हुए उन दृश्यों को देखना सचमुच बहुत मन को लुभाता है। और रेलगाड़ी यहाँ पहुँचने का सबसे सुगम मार्ग है। अरावली की पहाड़ियों के मनोरम दृश्य देखते हुए तेंदुआ, भालू, जरख, सियार, काले लंगूर, हिरण जैसे वन्य जीव भी हमें कभी कभार यहाँ दिख जाते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम लंगूर तो यहाँ अवश्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए रहता है, तो वो यात्रियों द्वारा जो लाई गई खाद्य सामग्री उसको पाने की होड़ में लगे रहते हैं। सही बात है, वो दिख जाते हैं, करीब आ जाते हैं और उनसे खाना छीनने की कोशिश करते हैं। हाँ, यात्री लोग देते भी हैं उनको। हाँ। तो कामली घाट और गोरम घाट प्राचीन मेवाड़ राज्य को मारवाड़ से रेल द्वारा जोड़ता है। मेवाड़ का जो भाग है अरावली पर्वतमाला पर है और नीचे घाटी जो है उतरकर मारवाड़ के धोरों वाले रेतीले मैदान आ जाते हैं। फिर ये रेल मार्ग जो है 1932 में महाराणा मेवाड़ और अंग्रेज़ों के सहयोग से बनवाई गई थी। हाँ, यानी कि बहुत प्राचीन है। और जो नैरो गेज उस समय बनता था ना बुआ जी, ये वो नैरो गेज पटरियां हैं। और कामली घाट से ढलान आरंभ होता है और सरपीला का रेल मार्ग यू की आकृति बनाता है ना। जब यू की आकृति में रेलगाड़ी मुड़ जाती है ना, तो दूसरा हिस्सा भी हमें दिखाई देता है ना बुआ जी, बहुत अच्छा लगता है वो। तो हाँ, पूरे साल आप इस स्थान पर जा सकते हैं। सर्दियों में यहाँ जाना एक अलग अनुभव करवाता है। वहीं बारिश के बाद जाने पर झरनों का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं और गर्मियों में जाएंगे तो वहाँ की ठंडक आपके मन को बहुत सुकून देगी। यानी कि तीनों ही मौसम वहाँ बहुत अच्छे लगेंगे, मतलब कभी भी आप जा सकते हैं। और हमारे साथियों ने भी यही सब बातें साझा करते हुए ये भी लिखा है कि गोरम घाट का नाम यहाँ स्थित गोरमनाथ के मंदिर से पड़ा हुआ है और एक संत थे। ये मंदिर यहाँ का मुख्य आकर्षण है और इस मंदिर में गोरम नाथ की एक प्राचीन प्रतिमा है। मंदिर के पास एक गुफा है, इसे भी लोग देखने जाते हैं और यहीं पर गोरमनाथ जो संत थे वो समाधि में लीन हुए थे। हाँ, और गोरम घाट के पास कई ऐतिहासिक किले भी हैं, जिनमें कुंभलगढ़ और रणथंबोर का किला शामिल है। गोरम घाट में कई मंदिर है, जिनमें एकलिंग जी और चारभुजा मंदिर शामिल है। गोरम घाट के पास एक प्रसिद्ध झील भी है जिसका नाम है नक्की झील, ये भी देखने योग्य है। तो जब आप इस स्थान पर जाएं तो आसपास की इन चीज़ों को भी देख लें। जी तो, हाँ, बिल्कुल। हाँ, अगर एक दिन का समय है तो केवल गोरम घाट जाइए और अगर ज़्यादा समय है तो ये आसपास की चीज़ें भी घूम लें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन
ज़्यादा समय बिल्कुल आप लेकर जाएं, क्योंकि आसपास की चीज़ों को क्यों छोड़ेंगे, वो नाराज़ हो जाएंगी। तो प्रकृति का नज़ारा तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि सुंदर होता है, आपको सब कुछ मिलेगा। छुट्टियों को आदर्श तरीके से बिताने के लिए बहुत आवश्यक है। मौसम सुहाना रहता है, ऐसे में पर्यटकों को पहाड़ों, घाटियों और जंगलों के मनमोहक दृश्यों का आनंद लेने का मौका मिलता है। ये जगह हरियाली से भरपूर है जो हमारे आँखों को बहुत सुकून देती है। हाँ, और अगर आपके पास, जैसा कि मैंने बताया कि घूमने के लिए केवल एक दिन है, तो भी यहाँ की सुरम्य वादियों में आप चहलकदमी करके वापस जा सकते हैं, यानी कम समय है तो भी घूम लीजिए। और इस स्थान को राजस्थान का स्वर्ग या छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ। लोग न सोच नहीं सकते ना बुआ जी, हमेशा जब राजस्थान की बात आती है तो लोगों के मन में यही बात होती है कि एक सूखा सा इलाका है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ भी ऐसी जगह हो सकती है, सोचना थोड़ा मुश्किल है। भाई इसीलिए तो हम बता रहे हैं ना कि आपको जब कभी इस तरीके की चीज़ें देखनी हो तो आप राजस्थान की तरफ भी रुख कर सकते हैं। खाने की बात आती है तो फुलाद रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आपको खान पान सामग्री जो है वो खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक और स्थान है प्रभु सिंह जी की धुनी, यहाँ से आगे जाने के लिए पैदल यात्रा करना होता है। और अगर आप जंगलों में और आगे तक जाना चाहते हैं तो इसके बाद कोई आपको वाहन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। उसका अपना मजा है भाई। बिल्कुल। और ये जो हमने बताई ना फुलाद रेलवे स्टेशन, जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती है, वहाँ से आप खाद्य सामग्री साथ लेकर चलिए, क्योंकि आगे खाने पीने का सामान नहीं मिलता है, इसीलिए ये बात हम बता रहे हैं आपको। और यहीं पर एक गोरखनाथ जी का मंदिर भी है। इस मंदिर के आसपास बादलों को चीरती हुई जो पहाड़ियाँ हैं वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इस पहाड़ी पर जाने के लिए एक पूरे दिन का जो ट्रिप का प्लान आपको बनाना पड़ता है ना, पूरा समय हो तभी आप यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ चढ़ने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय लगता है और 2 घंटे का समय उतरने के लिए लगता है, और वहाँ घूमने के लिए समय, यानी पूरा दिन हो ही जाता चाहिए ही आपको, तभी आप मज़ा ले सकते हैं। अब प्रकृति की एक जो नायाब चीज़ होती है झरना, तो यहाँ झरना भी है। गोरम घाट के पास, गोरम घाट पास भी है, यानी गोरम घाट दर्रा भी है। हाँ। जहाँ पर हम सब जाते हैं घूमने के लिए, जो भी आते हैं। कुल मिलाकर नैसर्गिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थल मिलकर इस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं और ये स्थान देखने वालों के दिलों में बस जाता है। तो भाई हमने भी वादा किया था कि कपड़े में प्रेस करेंगे। हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि बड़े प्यारे दिन याद दिलवा रही है सखी सहेली। वो लोहे वाले प्रेस इतने भी भारी होते थे कि हमसे होते ही नहीं थे। तो ये भी तकलीफ रही है हमारे साथियों की। हाँ बिल्कुल, नन्हे नन्हे हाथ होते तो उस समय वो उतनी वजनदार उठाना कि हर किसी के बस की। भाई हम लोग आज भी नहीं उठा सकते। आप कमजोर हैं। हाँ और क्या। बिल्कुल। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि मेरे ज़माने में यानी 90 के दशक में प्रेस तो आ गई थी भारत में, पर हमारे यहाँ प्रेस नहीं थी। लोटे में गर्म अंगारे डालकर लोटे को संसी से पकड़कर प्रेस करता था, पर एक बार गड़बड़ हो गई थी, गोल लोटे की साइज का छेद हो गया था पतले शर्ट में। अरे ये तो पहली बार सुन रहे हैं। मतलब इतना गर्म हो गया था, हालांकि वो इतना गर्म नहीं हो पाता था। अब जैसे इन्होंने बताया कि अंगारा उसी में डाल देते थे। कुछ लोग जब बहुत अगर जल्दी में करना है तो अंगीठी जल रही है उसी पे इसको रखा, लोटे को, भारी वाले को, जिसको कि बटलोई भी कहते थे, रखा और संसी से उठाया और करा। और कभी कभी तो उसको कपड़े से, हालांकि संसी से पकड़ के वो जोर नहीं लगता था कपड़ों पे, तो उसको भी कपड़े से ही ऊपर से पकड़ा जाता था उसका मुंह, और फिर उससे प्रेस किया जाता था। तो सब किया जाता था। लेकिन बुआ जी एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि जब हम उसको अंगारों पे रख करके और फिर रखते थे, अगर अंगारे का एक छोटा सा चिंगारी ना अगर उसके ऊपर चिपक के आ गया तो फिर कपड़े का क्या होगा। तो देखो ना, गोल छेद बना ना, तो उसमें छोटे छोटे बनते थे, उसमें प्रिंट हो जाती थी अलग अलग तरीके के। कभी कभी काला कोयला लग जाता था। तब तो फिर हम सोचेंगे अरे क्योंकि देखो जलने को तो अभी आपका जो इलेक्ट्रिक प्रेस है उससे भी जल जाता है। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक प्रेस के बिना तो कोयले की आंच से प्रेस कपड़ों पर लोग किया करते थे, वो ही हमारे कपड़े घर पर आकर ले भी जाता था, इन्होंने लिखा है। और जब साफ और प्रेस किए हुए कपड़ों का गट्ठर लेकर आते तो उन्हें उनके पारिश्रमिक दिया करते थे। वैसे कपड़ों का तह लगा कर रख दिया करते थे तकिया के नीचे, और उस पर सोते थे, जिससे उन पर काम चलाऊ प्रेस हो जाया करता था। कोयला वाले प्रेस घर में नहीं थे और इतना समय भी नहीं मिला करता था कि उसे जलाकर प्रेस गर्म किया जाए। बहुत तेरे अन्य विकल्प भी अवश्य ही अपनाया करते रहे होंगे। और एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि कोयले की प्रेस हमारे घर में भी नहीं थी,
हमने भी इसका उपयोग बहुत किया है। हाँ, और बस ये भारी बहुत होती थी, लाइट होने या नहीं होने का झंझट भी नहीं था, जब चाहो तब प्रेस हो सकती थी। वैसे माँ का एक और भी सरल तरीका था, कपड़ों की प्रेस का धोने के बाद पलंग के गद्दे के नीचे रख दिया जाता था तो कपड़े में सल नहीं पड़ती थी और पहनने लायक हो जाते थे। देखा, हमने बताया ना कि देखो अभी क्या होता था। एक तो और बात है, इसके संग संग इस बात का भी ख्याल रखा जाता था कि जब हम लोग कपड़ों को फैलाते थे तो खूब झटकारते थे, और जैसे कि मुंडेर जब होती है तो चोपड़े गोल वाली होती थी तो वहां पर ऐसे लगा के उस पर भी हाथ एक आध बार चला देते थे कि उस पर प्रेस वहीं पर हो जाती थी। हाँ। तो बहुत सारे काम अलग अलग तरीके से कर लिए जाते थे। हाँ। और बुआ जी देखिए, आज के समय में जो कपड़े हैं ना वो थोड़े से सिंथेटिक टाइप के मिलते हैं तो उसमें सल भी कम पड़ते, लेकिन पहले कॉटन के ही कपड़े ज्यादा होते थे तो उसमें ना सलवटें भी बहुत ज्यादा होती थी और उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता था। तब हम लोग ये मान कर चलते थे कि निकालने की जरूरत ही क्या है। हाँ। सभी लोग वैसे ही पहनते थे, कितना आनंदमय जीवन था, सोचो जरा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जब सूट पहन करके उस पर जो क्रीज नजर आती थी ना वो देखते थे ना तो मन तो थोड़ा ललचाता था ना। तो बात तो फिर वही हो गई कि धीरे धीरे जो तुम कह रही हो आजकल सिंथेटिक कपड़ा, तो अब सिंथेटिक कपड़े भी बगैर प्रेस के आप नहीं पहन पाते। देखिए इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं। तो और एक साथी हमारे ये भी लिखते हैं कि आज से 50-55 साल पहले घर में बिजली की प्रेस नहीं थी, कोयले वाली प्रेस थी जिसमें मम्मी मेरी स्कूल यूनिफॉर्म और पापा के कपड़ों पर प्रेस किया करती थी। हम भी उन्हें प्रेस करते देख धीरे धीरे करना सीख गए थे। कैसे पहले उसमें लकड़ी के कोयले डालते, फिर उसके गर्म होने पर ढक्कन को बंद करते, ढक्कन में जालियां होती थी जिससे कोयले बुझते नहीं थे, और प्रेस गर्म हो जाने पर हैंडल को पकड़कर जो कि लकड़ी का होता था कपड़ों पर फेर लेते। उसके बाद प्रेस को लोहे के चिमटे पर रखते थे, खड़ी करके नहीं रख सकते थे, नहीं तो थोड़ा सा कोयला बाहर या राख गिरती थी ना, राख गिरने लगती थी। और आज भी वो लोहे की प्रेस मायके में रखी है, पापा पुरानी चीजें संभाल कर रखते थे। तो क्या बात है, देखकर याद आती होगी बात। अच्छा एक बात तो है, उसको भी ना, उसकी भी आँच जो है वो तेज करना, धीमा करना, मध्यम करना, इन सब के भी तरीके होते थे। अब जैसे उन्होंने बताया नीचे जो उसमें जाली होती थी ताकि आप पंखा करके उसको फिर से तेज सुलगा सकें, तेज कर सकें उसको, तो ऐसा नहीं है, उसका भी रिमोट हम लोग के हाथ में रहता था। तो आइए और भी बहुत सारी बातें हैं भाई। देखो इन्होंने लिखा है कि ठेले की बात की है कि ठेला था, उस पे वो प्रेस करता था बंदा, बोरी में से लकड़ी का कोयला निकाला करता था, प्रेस में भरता सुलगाता। हमारे घर में तो नहीं थी, हमारे चाचा जी के यहाँ थी। जब भी गर्मी की छुट्टियों में उनके यहाँ इंदौर आते, शौकिया प्रेस किया करता था। ऐसा भी हुआ है कि बिजली की प्रेस तो है पर बिजली नहीं है। तब इस स्कूल की यूनिफॉर्म को बिस्तर के गद्दे के नीचे जमा कर देते और सुबह उठकर स्कूल जाते समय पहन लिया करते थे। प्रेस करने का एकदम देसी तरीका हुआ करता था। और एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि हम तो इलेक्ट्रिक प्रेस के जमाने वाले हैं, लेकिन पिताजी बताते हैं कि वह पहले लोटे में जलता हुआ कोयला भर कर कपड़े इस्त्री करते थे। तो ये उन्होंने देखी हुई चीज़ है। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि कोयले वाली प्रेस में कपड़े ना होने पर कोयला प्रेस बेकार हो जाती, यानी पूरी भर तो ली उसको लेकिन कपड़े चाह रही है, उसके बाद में भी आधा रह जाता था, बर्बाद हो जाता था। तो वो बर्बाद होता है, तो उसका क्या करें। तो ये लिख रहे हैं कि जिससे उसमें नुकसान होता है, लेकिन एलपीजी वाली प्रेस में कपड़े ना होने पर उसे बंद किया जा सकता है और खाली समय में आराम कर लेते हैं। ये बात सही है। हाँ, नएपन का कुछ फायदा भी कुछ फायदा है, लेकिन उसका शुरू में बड़ा नुकसान हुआ था, हालांकि उसका अलग विषय है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि हमने पहला इलेक्ट्रिक प्रेस 1989 में 80 रुपए का खरीदा था। उसके पहले माँ पिताजी द्वारा लिया गया कोयले वाला प्रेस ही था। उस समय घर में लकड़ी का चूल्हा भी जलता था तो कोयले की कमी नहीं रहती थी। प्रत्येक रविवार को दोपहर में रेडियो सुनते हुए उस प्रेस में कोयला डालकर सुलगाता, फिर अपने स्कूल यूनिफॉर्म अन्य ड्रेस पर प्रेस करता। वो बहुत वजनदार था। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक प्रेस मुझे मेरी शादी में वर्ष 1993 में किसी के द्वारा उपहार में मिला था, जो आज भी है। वर्तमान में परिवार में वही उपयोग में हो रहा है। इसकी यही लिख रहे हैं कि कॉयल जो है वो खराब होता है और घर में चेंज कर लेते हैं। यानी अभी तक उसकी रिपेयरिंग हो जाती है, चल रही है। और एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि लोहे वाले प्रेस जिसे कोयले की अंगीठी चूल्हे पर रखकर गर्म किया जाता था। ज्यादातर कपड़े आयरन करने के लिए बाहर जाते थे, पर कभी कभी करना पड़ता था। वो भी ये लोहे वाला आयरन सबके घर में नहीं होता था, समय देखकर मांगना पड़ता था। यानी जब वो उनका आयरन फ्री हो तब हम मांग कर लाए, ऐसा ना हो कि वो कर रहे हो तब मांग ले, तो उनको बुरा लगेगा ना। और लिखते हैं कि मेरे घर के सामने भी एक भैया हैं जो वो स्कूल में पढ़ाते हैं। कुर्ता पजामा पहन के जाना होता था तो कपड़ों में माड़ी डालकर वो पीतल के भारी लोटे से पकड़कर आयरन कर लिया करते थे। हम लोग भी इधर उधर से मांग कर ही काम चलाते थे। हम सभी ने जिद करके लोहे का ये प्रेस मंगवाया। उसे उस समय ये किलो के हिसाब से मिलता था। थोड़ा भारी आ गया हो तो हम सभी से होता ही नहीं था। फिर उसे बदल कर थोड़ा हल्के वाला आयरन आया। उस समय
सूती कपड़े में मान डालकर प्रेस किया जाता था और उस पर लोहा का भारी प्रेस चलता था। हाँ, हल्के प्रेस से सूती कपड़े ठीक से आयरन नहीं होते थे। सबसे बड़ी खराबी थी, कपड़े बहुत जल जाया करते थे, बड़ी डांट पड़ती थी। एक बार एनसीसी क्लास में हमने अपना ड्रेस प्रेस करने के लिए बताया गया, तब बोला गया कि उसे पानी के छींटे दो और उसे थोड़ा मुलायम रखो, तब प्रेस चलाओ। यानी स्कूल में भी ये बात सिखाई जाती थी कि कैसे आपको कपड़े पर आयरन करना है। जी, तो बातें ऐसी ही होती थी। और जो स्टार्च पड़ता था यानी मार डाला जाता था, उस पर प्रेस करना वाकई मुश्किल होता था, लेकिन थोड़ी सी छिट्टे विट्टे डालने पड़ते थे। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। हमारे साथी यही लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेस के बिना ना ही पूछो तो अच्छा है, लकड़ी जलाकर डालते थे। कभी कभी सफ़ेद वर्दी के ऊपर कोयला पड़ जाता तो वो गंदी हो जाती थी, फिर आग के ऊपर रखकर गर्म करते तो फिर वो ठंडी हो जाती थी। कई बार तो ऐसे ही कपड़े पहनकर चले जाते, बड़ी मुश्किल थी, फिर भी खुश थे। उसका अपना मज़ा तो था भाई। हाँ, और एक हमारी साथी ये भी लिखते हैं कि हमारी दीदी यूनिवर्सिटी जाया करती थी और ताई जी टीचर थी स्कूल की। हम बहुत छोटे थे तब हम देखते थे कि अपने कपड़ों को खूब झाड़ कर सुखाती थी और चुनट करके धोती को खूब खिंचवाती थी। हमें एक बच्चे को लेकर एक तरफ से फिर गद्दे के नीचे रखती थी। एक दिन के बाद वो पूरी प्रेस जैसी लगती थी। यानी बुआ जी देखिए ना, कपड़ों को आयरन करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, जबकि आजकल कितनी आसानी से हो जाता है। बस घर में चालू किया, फटाफट 2 मिनट में साड़ी या पैंट या ड्रेस या कुछ भी आयरन करना। और कहीं जाना है तो अगर अचानक से लगा कि रखा हुआ कपड़ा, प्रेस किया हुआ भी कपड़ा थोड़ा सा भी सलवट आ गई है, तो हम एक बार फिर उसको ठीक करते हैं, तब पहन कर जाते हैं। तो कुछ तो अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ मुश्किलें भी बढ़ा ली हैं। देखो भाई, ऐसा है कि हमारे एक साथी ने बड़ी प्यारी सी बात लिखी है। उनकी दुकान किस चीज़ की हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने सेना दिवस झंडा दिवस की बात की तो लिख रहे हैं कि बुआ जी हमारी दुकान पर अधिकतर सैनिक आते हैं। अच्छा, तो कितना अच्छा लगता होगा उन्हें, और कितने फक्र से ये संदेश लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल। और फिलहाल हम याद कर रहे थे कैसे कैसे हम आयरन करते हैं। हाँ, एक हमारी श्रोता ये लिखती है कि जब टेरिकोट के कपड़े आए ना, तब जाके मन को शांति है। फिर उस पर भी प्रेस करने लगे हम लोग। हाँ, फिर लेकिन उस पर थोड़ी आसानी से हो जाती है। और एक श्रोता ये भी लिखती है कि इत्तेफाक ऐसा है कि अभी भी मैं कपड़े पर प्रेस कर रही हूँ, जब हम बात कर रहे हैं। वाह वाह। पर प्रेस इलेक्ट्रिक की है। मम्मी करती थी लोहे वाली प्रेस से, उसमें कोयला डालकर। पहले प्रेस ज़्यादा गर्म रहती थी तो मोटे कपड़े कर लेती थी, फिर हल्के कपड़े मैं प्रेस करना मम्मी को देखकर ही सीखी। बहुत ही अच्छे से तह बनाकर हम गद्दे के नीचे रख देते थे, फिर प्रेस जैसे हो जाते थे। मुझे कपड़े प्रेस किए हुए ही अच्छे लगते हैं, अलमारी में अच्छे से जम भी जाते हैं और देखने में सबको अच्छे भी लगते हैं जमे हुए कपड़े। तो देखो, ये भी होता था। और एक बात और भी है कि जब जो बिजली वाला जब प्रेस आया, यानी इलेक्ट्रॉनिक भी जब आया, तो वो भी काफ़ी भारी होते थे, आजकल की तरह इतने हल्के नहीं होते थे। और जब बिजली नहीं रहती थी तो उसी को हम लोग अंगीठी पर रख देते थे, वही गर्म हो जाता था, उससे भी प्रेस कर देते थे। अब अचानक लाइट नहीं है, जैसे अब सुबह जाना है, और वही वाली बात हुई कि काल करे सो आजकल, इस पर हम लोग को बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो काल करे तो काल ही करते थे, मतलब कल स्कूल जाना है तो कल ही सुबह करेंगे ना। तो फिर अब लाइट नहीं है, तो उसके बाद क्या होता था कि फिर यही जो भारी वाला जो प्रेस होता था, उसको हम लोग सीधे अंगीठी पर रखा और गर्म हुआ, उसका प्रेस किया और फटाक से भाग गए। और हमारे एक श्रोता ने लिखा था ना कि थोड़े से कपड़े के छींटे मार करके उसको पानी के। हाँ। लेकिन अब तो देखिए कितनी सुविधा हो गई बुआ जी, उसके अंदर प्रेस के अंदर ही ऐसी सुविधा होती है कि एक पानी का छोटा सा फव्वारा छूट जाता है कपड़े के ऊपर और कर लो, वो भी करने की अब आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, अब तो वो भी मशीन आती है कि उसमें कपड़े धुलते हैं, प्रेस होके निकल आते हैं। और एक श्रोता ने एक बात और भी तो लिखी है ना कि सबसे पहले लोटे के अंदर कोयले डालकर प्रेस करते थे, उसके बाद कोयले की प्रेस, फिर इलेक्ट्रिक प्रेस, और उसके बाद अब स्टीम प्रेस, रोल प्रेस, हर तरह की प्रेस अब आ गई है। जी हाँ, लेकिन ये बात तो है, साड़ी के ऊपर रोल प्रेस की जाती है, रोल प्रेस किया जाता है। अभी भी बहुत सारी साड़ियों पर आप करवाते हैं, स्टीम प्रेस भी करवाते हैं, क्योंकि जो सिल्क आदि की जो साड़ियाँ होती हैं, उस पर अगर आपने घर में धोया है तो उसमें जो छोटी छोटी सिकुड़न पड़ती है, वो सामान्य प्रेस से नहीं जाती है। अच्छा, आप उसको बहुत गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत गर्म करेंगे तो जाहिर है जलने का डर है। हाँ, और उसकी चमक भी कम हो जाएगी। अब तो ऐसे भी प्रेस है कि कपड़ा आपका हैंगर में ऐसे टंगा हुआ है और आप सीधे वैसे ही कर लेते हैं, वो स्टीम से हो जाता है। यानी पर्दा वगैरह अगर आपका लगा हुआ है तो भी आप कर लीजिए, या आपने देखा होगा मॉल में, शोरूम में भी वो लोग प्रेस्ड कपड़े टंगे रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो प्रेस्ड हर वक्त रहते हैं, उसको वो लोग वो हैंडल वाला जो है खड़े खड़े जो आयरन करना है तो वो घुमा देते हैं और उस पर वो प्रेस हो जाता है। तो अब ये भी स्थिति है, यानी आप कपड़े पहन कर खड़े हो जाइए और उसके बाद आप आयरन कर सकते हैं उसमें। उस जमाने में हम सोच भी नहीं सकते होंगे कि ऐसा भी कोई तरीका होगा जिससे प्रेस की जा सकती है इस तरीके से। तो देखिए अब इतने सुविधाओं वाले जमाने में हम रह रहे हैं, हमें गर्व करना चाहिए। तो बुआ जी, ये बातें बहुत सारी हमारे साथियों की हैं, आयरन के दिन तो आ गए हैं, लेकिन घड़ी भी तो हमें कुछ इशारा कर रही है।
वो क्या कह रही है कि बस अब कार्यक्रम को समाप्त करना है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और बुआ का नमस्कार।